सो हेलो, वेलकम टू चैप्टर 1। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का पोलाइटी। ठीक, आज पार्ट पहला बनाएंगे। और इसको मैंने कैसे किया है, एक मैंने वीडियो ली 2 घंटे की और उसको कहीं पे डाला। फिर उसका समरी है, ये समरी तो नहीं बोल सकते, मतलब पूरा जितना उन्होंने बताया उतना इसमें है। तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, दैट्स वाई आई एम गोना, मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक, तो देखते हैं कि एक्चुअली चीजें हैं कैसी। मैंने थोड़ा स्टोरी टेलिंग के रूप में चीजों को आगे बढ़ाया है। तो भैया मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कैमरे पे, और भी मुझे नहीं लगता कहीं पे हूँ, पर लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं भाई। तो एक कनेक्टेड स्टोरी है, मैं आराम से सुनाता हूँ। आई डोंट नो तुमको ऐसी स्टोरी फिर कभी सुनने को मिलेगी कि नहीं, पर आज तो मिलेगी जरूर। आज मिलेगी, आवाज सही से आनी चाहिए बस। अरे यार, आवाज, हाँ। तो पहला चैप्टर 1 देखो। अंग्रेज आए क्यों, मतलब अंग्रेज आए और उन्होंने कंपनी, उन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की, मतलब उसका स्थापना किया। और ये हुआ 1600 से 1765 के बीच में। ठीक, तो हमारी कहानी 1600 में ही शुरू हो गई। उस वक्त जो है इंग्लैंड की महारानी मोनार्क 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 में एक रॉयल चार्टर, शाही इजाजत थी। इंग्लैंड की महारानी ने एक रॉयल चार्टर को एक इजाजत दिया, एक प्राइवेट कंपनी को, जिसका नाम ईआईसी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग 1608 में इंडिया आए थे। ओके, अब पहले तो ये लोग ट्रेडर्स थे। ठीक, फिर ये लोग यूरोप से गोल्ड सिल्वर लेके आते थे। और फिर इंडिया इंडिया से चाहते थे मसाले, स्पाइसेस और कॉटन, इंडिगो, नील, वीट, मतलब जितना खाने का सामान होता था। और कॉटन तो नहीं खाया जाता, पर ये सब चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। उसके बाद देखो चक्कर यहाँ पे थोड़ा बदला, और फिर आया यहाँ पर मुगल सल्तनत। ठीक, ये काफी वीक हो चुकी था, ये काफी वीक हो चुका था क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी उस टाइम पे। तो मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था पूरी तरीके से। अब क्या हुआ कि जो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लोग ट्रेड नहीं, मतलब अब वो लोग ट्रेडर नहीं रहे थे। जैसे पहले वो लोग ट्रेडर थे, अब वो लोग धीरे धीरे मतलब ट्रेडिंग से हट रहे थे। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या की, राजा महाराजों, मतलब जो इंडिया के राजा महाराजा थे, उनसे उन्होंने दोस्ती की। ठीक, अब फिर उनके दरबार में अपने ऑफिसर्स बैठाए। ठीक, उसके बाद फिर खुद रूलर बन गए। समझ रहे हो चीजें यहाँ पे कैसे चल रही हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बैटल देखो हुई एक बार, 1764, बैटल ऑफ बक्सर। लाइक यू नो, इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक आर्मी के साथ इन्होंने 3 लोगों को हराया। ठीक, पहला मुगल सल्तनत, दूसरा नवाब, बोल रहा हूँ मैं, नवाब ऑफ अवध, फिर नवाब ऑफ बंगाल। बताइए, फिर उसके बाद देखो, इस बैटल के बाद ईआईसी ने क्या किया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम भी यही सोच रहे हो, आगे देखते हैं। इस बैटल के बाद ईआईसी ने क्या किया, उन्होंने दीवानी ले ली। लाइक, आई डोंट नो इफ दिस इज प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग और समथिंग, लाइक टैक्स टैक्स कलेक्शन राइट्स, मतलब उन्होंने टैक्स कलेक्शन राइट्स ले लिए। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान टैक्स कलेक्शन राइट्स ले लिए। मतलब मतलब टैक्स तो हम कलेक्ट करेंगे, पैसा हम कमाएंगे, लेकिन गाली तुम, इंडियन किंग्स।
खाओगे। हमें कोई मतलब नहीं कि जनता को न्याय मिल रहा है कि नहीं, सड़क बन रही है या नहीं, हमें सिर्फ रेवेन्यू, पैसे से मतलब है, बात खत्म। ठीक, इन्होंने ये कर दिया, मतलब भैया इन्होंने क्या किया, हराया इनको। उसके बाद डायरेक्ट बोला कि हम सारे टैक्स कलेक्शन राइट्स हमारे पास हैं, बात खत्म। उसके बाद बोला कि टैक्स हम कलेक्ट करेंगे बस, और गाली तुम खाओ इसकी इसी की तीसी, और हमको नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको बस हमारे पैसे से मतलब है। फिर देखो अब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को लगाम देना शुरू किया। लाइक, लगाम का मतलब नहीं, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नोटिस किया कि ये कंपनी बहुत ही बेलगाम मतलब अनकंट्रोल्ड हो गई है। कंपनी के सर्वेंट इंडिया से बहुत अमीर होकर इंग्लैंड वापस आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, कंपनी के सर्वेंट इंडिया से बहुत अमीर होकर इंग्लैंड वापस आ रहे थे। ज्वेलरी को इंडिया से बहुत अमीर होकर इंग्लैंड वापस ज्वेलरी गोल्ड सब लेकर। तो पार्लियामेंट ने एक्ट्स लाना शुरू किया। पार्लियामेंट जो है फिर एक्ट लेके आया कि अरे ये साले ऐसे तो सब लूट लाएंगे। फिर एक एक्ट आया। अब एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंडिया के पार्लियामेंट ने ही एक्ट लेके आए ये लोग, या फिर बाहर, डोंट नो, मुझे नहीं। ये शायद इंडिया इंडिया का ही है। भाई मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मिस्टेक होगी, माफ करना। तो यहाँ इन्होंने मतलब एक एक्ट्स लाने उस टाइम पे इन लोगों ने शुरू किए। फिर पहली बार कंपनी को रेगुलेट किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 19 नहीं 19 बोल रहा हूँ, 7073 पहली बार कंपनी को रेगुलेट किया गया। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया। फिर गवर्नर बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर फर्स्ट वॉरेन हॉस्टिंग्स। फिर 1+4 काउंसिल बनाई, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर्स। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर आई सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश, ये कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई। ठीक, फिर एक चीफ जस्टिस आए, 3 जज आए। उसके बाद देखो, कंपनी सर्वेंट को मना किया किया गया प्राइवेट ट्रेड और प्रेजेंट्स गिफ्ट लेने से। समझ जाओ कौन से गिफ्ट, उन लोगों को मना कर दिया गया। फिर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के नीचे कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद देखो, अमेंडिंग एक्ट, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अमेंडिंग एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1781 में, 8 साल बाद आया, क्योंकि 1773 में मिस्टेक्स थी। जीजी इन काउंसिल और कंपनी सर्वेंट को सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया ऑफिशियल कैपेसिटी में। रेवेन्यू मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर रखे गए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज, मुस्लिम शरिया लॉ देख सकता था। लोअर कोर्ट्स के अपील जीजी इन काउंसिल के पास जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं। लाइक 8 साल बाद आया, क्योंकि 1773 में मिस्टेक थी, सेटलमेंट वाला एक्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में। और फिर रेवेन्यू मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर रखे गए, मतलब जितने भी पैसे वैसे वाले मैटर्स। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब सिर्फ पर्सनल लॉज, हिंदू मुस्लिम देख सकता था, सुप्रीम वाला। फिर लोअर कोर्ट्स के अपील जीजी काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं। फिर देखो, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी अफेयर्स पर सुप्रीम कंट्रोल दिया। कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं। फिर कमर्शियल, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब कंपनी को 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला सीओडी, दूसरा बीओसी। सीओडी वाले क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, कमर्शियल बिजनेस का काम देखेंगे ये लोग। और बीओसी क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू का काम देखेगा। जैसे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, ऊपर वाला भी नहीं मालूम था।
एक्ट ऑफ 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या थे भैया? ये थे अमेरिकन वॉर में सरेंडर हो गए थे ये। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया आने से पहले दो डिमांड्स रखी। डिमांड फर्स्ट, मुझे वीटो पावर, ओवर राइडिंग पावर चाहिए। वीटो पावर नहीं मालूम भाई। वीटो मतलब ओवर राइडिंग, मतलब समझ जाओ तुम। चाहिए अपनी काउंसिल पर, काउंसिल डोंट नो। डिमांड टू, मुझे कमांडर इन चीफ बनना है, मिलिट्री पावर। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मान लिया और एक्ट लाया। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। कंपनी का बिजनेस खत्म, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू। 1793 से 1853 तक। अब 20-20 साल में चार्टर एक्ट्स आते थे। कंपनी का लीज रिन्यू होता था, लाइक चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कंपनी की मोनोपोली, ओनली कंपनी कैन ट्रेड। कंपनी की मोनोपोली थी, मतलब ओनली कंपनी कैन ट्रेड। एक्सटेंड कर गई थी 20 साल और, उसको मतलब 20 साल और बढ़ा दिया गया जो ट्रेड उन लोग कर सकते थे। अब बीओसी जो है, बीओसी का एक्सपेंस जो है इंडिया रेवेन्यू पे होगा, इंडियन रेवेन्यू पे होगा। ओके। वीटो पावर एक्सटेंड की गई फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को। जो वीटो की पावर थी वो गवर्नर जनरल्स को दे दी गई, एक्सटेंड कर दी गई। और कमांडर इस चीफ काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अनलेस अपॉइंटेड। डोंट नो भाई क्या चीज है ये। फिर आया चार्टर एक्ट 1813। 20 साल हो गए अब कंपनी की जनरल मोनोपोली खत्म कर दी गई। सिर्फ टी ट्रेड और चाइना ट्रेड में मोनोपोली बची रही। वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करने का ऑर्डर दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने दिया। लोकल गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करना और पनिश करने का राइट दिया। ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी और कंपनी टेरिटरीज को रीअफर्म किया गया। यहाँ पे एक बड़ी बात, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन क्यों स्प्रेड करना करने को कहा? क्योंकि उन्हें लॉयल क्लास ऑफ इंडियंस बनाना था जो इंग्लिश समझे, उनके साथ काम करे, उनकी रूलिंग में मदद करे। समझ रहे हो भाई? हमारी ली गई थी, अब मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे। फिर आया चार्टर एक्ट 1833। ये सबसे बड़ा एक्ट था। जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट जी ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी को ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज से डिप्राइव कर दिया। अब कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाएगी। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दी गई। सिर्फ जीजीज बनाएंगे लॉ। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, इंडियन भी सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं पहली बार। लॉस को अब एक्ट कहा जाएगा, रेगुलेशन नहीं। फिर आया चार्टर एक्ट 1853। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, इसमें यार डेट याद रखना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि समझ रहे हो, मुश्किल है तो मुश्किल है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। जीजी की काउंसिल 1+6 हो गई, पहले 1+4 थी। 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऐड किए गए। लाइक इन 6 महीने में इन 6 में 4 इंडियंस होंगे। क्यों भैया 4 इंडियंस क्यों होंगे? फ्रॉम लोकल रिप्रेजेंटेशन मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल, इन्होंने मतलब कंपटीशन वही सिविल सर्विसेज में कंपटीशन, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। फर्स्ट इंडियन टू क्लियर आईसीएस एग्जाम, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। आईसीएस एग्जाम। चैप्टर 4 1857 का गदर और क्राउन रूल की शुरुआत। 1850 एक्चुअली देखते हैं क्या हुआ। 1857 में क्या हुआ? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर सबने रिवोल्ट किया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में एम्परर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर दिया गया। अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को बड़ा कुचल दिया। उन्होंने
बहादुर शाह जफर को पकड़कर बुरमा भेज दिया, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। यहाँ पे मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर 9th आता है गवर्नमेंट GIA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EIC आ चुकी थी एकदम, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो चुकी थी। कंपनी को कहा गया चलो यहाँ से सब छोड़ के जाओ, मतलब हटा दिया गया कंपनी को। फिर ऑल पावर्स जो भी मतलब ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को, रेवेन्यू भी ट्रांसफर कर दिया गया। फिर गवर्नर जनरल को अब विक्रॉय वाइस रॉय कहा गया। फर्स्ट वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। फिर आया SOS, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। लंदन में एक नया मिनिस्टर कैबिनेट मेंबर बनाया गया। SOS के साथ 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई। SOS इन काउंसिल बॉडी कॉर्पोरेट बनाई, जैसे किंग इन काउंसिल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर दोनों खत्म। इंडियंस को देखा गया, पावर नहीं। इंडियंस को देखने दिया, पावर नहीं। चैप्टर 5 1861 से 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। पहली बार 3 इंडियंस वाइस रॉय की काउंसिल में नॉमिनेट हुए, नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में। नाम 3 इंडियंस नॉमिनेट हुए वाइस रॉय की काउंसिल में, नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में। उनका नाम था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला श्री दिनकर राव। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई फॉर बंगाल, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और पंजाब, बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर वापस दी गई। काउंसिल्स बजट डिस्कस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ओके। फिर आया 11th इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर का नंबर बढ़ाया गया। काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर का नंबर बढ़ाया गया नॉमिनेशन रिकमेंडेशन के बेसिस पर। यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा। बजट डिस्कशन एंड और कॉपीज का स्कोप बढ़ाया गया। पहली बार इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली मेंशन हुआ, लेकिन वर्ड यूज नहीं हुआ। वाह भाई, 1892 में हुआ ये सब। फिर आया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ये सबसे डेंजरस एक्ट था भैया, ऐसा लिखा है इसने। सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस्ड। पहली बार मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। लॉर्ड मिनाटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा गया। काउंसिल साइज मतलब उन्होंने काउंसिल साइज बढ़ाया, उन्होंने नहीं, अब आई डोंट नो। काउंसिल साइज बढ़ाया, सेंट्रल में 16 से 60 प्रोविंसेस में भी बढ़ाया। ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल में प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। सेंट्रल में प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। पहली बार इंडियन वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा। क्यों किया? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज समझ गए कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो हमें हरा देंगे, तो उन्हें अलग कर दो। यू गॉट इट? अभी भी तुम लोग साले धर्म के ऊपर और जात के ऊपर लड़ते हो। इतना दिमाग खराब होता है ना भाई मेरा ये चीज देख के। चूतियों की तरह हिंदू हिंदू में मर जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करते करते मर जा रहा है, दिमाग खराब। फिर आया चैप्टर 6। खैर बातों को सीरियस क्या ही लेना। चैप्टर 6 झूठे वादे और बड़ी चालाकी 1919 से 1995। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेकेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। केल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स क्या था भाई ये? डायरार्की, डुअल रूल, इंट्रोडक्शन प्रोविंसेस। सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा।
ट्रांसफर सब्जेक्ट सॉफ्ट टॉपिक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करेंगे। रिजर्व सब्जेक्ट पावर टॉपिक्स कौन है? डुअल रूल इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंस में, जिसमें सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पहला ट्रांसफर्ड, दूसरा रिजर्व। ट्रांसफर्ड वाला एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन मिनिस्टर सब हैंडल करेंगे, और पुलिस, लैंड, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर ब्रिटिश गवर्नर हैंडल करेगा, काउंसिल से रिस्पॉन्सिबल नहीं। Bicameralism introduced, Council of States, Upper House plus Legislative Assembly, Lower House. डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी से 10% इंडियंस वोट दे सकते हैं। प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट से अलग किया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में ऑफिस बनाया। फिर 3 आउट ऑफ 6 वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। साइमन कमीशन 10 साल बाद रिव्यू करने के लिए। ओके, फिर आया साइमन कमीशन 1927, 7 मेंबर्स, ऑल ब्रिटिश, 0 इंडियंस। ये साइमन कमीशन आया 1927। इंडियन ने बॉयकॉट कर दिया। साइमन गो बैक स्लोगन, साइमन गो बैक। ओके, लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में इंजरी हुई, लेटर उनकी डेथ। रिकमेंडेशंस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड करो, डायरकी खत्म करो, फेडरेशन ऑफ पीआईबी प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स। फिर क्या आया भाई? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से 32। फिर ब्रिटिश ने इंडियंस को बुलाया डिस्कस करने। गांधी जी फर्स्ट 2 में नहीं गए, 3rd में गए। 16वां, फिर आया कम्युनल अवार्ड, ये पता नहीं किस साइज का था। रामसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश पीएम ने अनाउंस किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड करो, मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लासेस, एससी एसटी सबको। गांधी जी ने फास्ट अंटो डेथ शुरू कर दिया। यरावादा जेल में, मैं मर जाऊंगा ये मानूंगा नहीं। फिर आया पूना एक्ट 1932, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कॉम्प्रोमाइज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस हटा दिए गए, लेकिन रिजर्व सीट्स फॉर एससी एसटी दिए गए हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर ही, हिंदू यूनिटी बची रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा एक्ट, 321 सेक्शंस, 10 शेड्यूल्स। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे बड़ा एक्ट, फेडरल पीएससी यूपीएससी एस्टैब्लिश्ड। फिर आया प्रोविंशियल पीएससीएस, स्टेट पीसीएस established, joint PCS for 2 more states, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट, लेकिन प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं किए तो फेडरेशन कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाया। फेडरल प्रोविनिकल कंकरेंट लिस्ट इंट्रोड्यूस्ड, जो आज हम भी फॉलो करते हैं। आरबीआई, ओके, आरबीआई एस्टैब्लिश्ड। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट के पहले। डायरकी अबॉलिश्ड एट प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। बाई कैमरालिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। वाइस रॉय के पास रिजर्व पावर, अगर नया सब्जेक्ट जिस पर लॉ नहीं है तो वाइस रॉय खुद लॉ बना सकता है। एक्सटेंड फ्रेंचाइजी, 10% इंडियंस को वोटिंग राइट्स मिले।
काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 वाला अबॉलिश्ड हो गया। फिर आज़ादी का आखिरी चैप्टर 1947, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया। ब्रिटेन बैंकरप्ट, कंगाल हो गया। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश पीएम सलेमेंट एटली ने अनाउंस किया, हम इंडिया से 30 जून 1948 तक चले जाएंगे। 3 जून 1947 माउंट बैटन प्लान, पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस्ड। 18 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बनाए गए। पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया, इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। वाइस रॉय का पोस्ट खत्म हो गया। गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये लॉर्ड माउंटबेटन ये फर्स्ट गवर्नर थे। GII गवर्नर इंडिपेंडेंट इंडिया का। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अबॉलिश्ड। फिर एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल ड्रॉप्स, मतलब ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आया। फिर सिविल सर्विसेज अपॉइंट, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं करेगा, यूपीएससी करेगा। गवर्नर्स को ऑर्डर दिया, अब वो मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाउंड है। नो ब्रिटिश एक्ट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 will apply to India. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946, पहली इंडियन पार्लियामेंट बन गई। बस अब देखो, अब इस पे हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेगा, क्रिटिसिज्म पे। ठीक, टोकनिज्म और हिपोक्रेसी। हर एक्ट में इंडियंस को सिर्फ फोटोग्राफी ऑफ पावर दी गई, ओरिजिनल पावर ब्रिटिश के पास ही रही। 1919 की डायरार्की देख लो, उन्होंने एजुकेशन हेल्थ दिया जिसमें पैसा लगाना पड़ा, और पैसे देते नहीं थे, लेकिन पुलिस, रेवेन्यू, रियल पावर अपने पास रखा। 1935 में फेडरेशन का वादा किया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया ज्वाइन करो या नहीं, तो फेडरेशन कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। वाइसरॉय की रिजर्व पावर्स ने प्रोविंस को कागज पर ही ऑटोनमस रखा। डिवाइड एंड रूल, सबसे बड़ा जुल्म 1909। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करके ब्रिटिश ने स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म शुरू किया। इसने लीगली रिलीजियस आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इसका नतीजा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर ही अंदर लड़ने लगी, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं। और आखिर में 1947 में पार्टीशन हुआ। 1909 ने इंडिया को फिजिकली नहीं लेकिन साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकली तोड़ दिया, और अभी तक टूटा हुआ चला आ रहा है भाई। 1909 में सोचो तोड़ा गया। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ही मकसद था। 1773 में, मतलब 1773 में प्राइवेट ट्रेड बनाया गया। ये करप्शन रोकने के लिए नहीं था, ये इसलिए था कि सारा लूट रेवेन्यू डायरेक्ट कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के पास जाए। हर एक्ट का मकसद एक ही था, इंडियन रेवेन्यू को ब्रिटिश ट्रेजरी में भेजना। टैक्स कलेक्शन लेने के बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, जस्टिस सिस्टम कुछ नहीं दिया। वेस्टर्न एजुकेशन एक हथियार। मैकेले ने खुद कहा, हमें एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल एंड इंटेलेक्ट हो। ये ब्राउन साहब गोरे साहब की नकल बनाने का प्लान था। ब्राउन साहब गोरे साहब की नकल बनाने का प्लान था, जो ब्रिटिश एम्पायर की इंटरेस्ट सर्व करे। ये कभी गुडविल नहीं थी।
वाह वाह वाह, गजब गजब, ये भी सही है। 1935 एक्ट, ब्लूप्रिंट, लेकिन डिस्टॉर्टेड फाउंडेशन। हाँ, हमने फेडरल प्रोविंशियल कॉन्करेंट लिस्ट लिए, लेकिन इसकी फाउंडेशन यूनिटरी और अथॉरिटेरियन थी। वाइसरॉय के पास इतनी रिजर्व पावर थी कि वो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसके अथॉरिटेरियन सेंट्रलिज्म को रिजेक्ट कर दिया। हमने फेडरल स्ट्रक्चर चूज किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ कॉपरेशन ले लिया, डोमिनेशन के लिए नहीं। सिविल सर्विसेज, ढेर सारी देरी। 1853 में ओपन कंपटीशन का वादा किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रोक दिया। ब्रिटिश को डर था कि इंडियंस आ गए तो समझ जाएंगे कि कैसा सिस्टम चलता है, इसीलिए उन्होंने सालों तक सिर्फ यूरोपियंस को ही हायर सिविल सर्विसेज में रखा। ये डिलिबरेट एक्सक्लूजन था, गलती नहीं। पार्टीशन, सबसे बड़ी असफलता। 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया को आज़ाद कर रहा है, लेकिन एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से तोड़ रहा है। पार्टीशन की वजह से लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन देना इररिस्पॉन्सिबल था। इसकी वजह से हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर का क्राइसिस क्रिएट हुआ। ब्रिटिश क्लीन एग्जिट चाहते थे, चाहे इंडिया खून से नहा जाए। ये थोड़ी क्रिटिसिज्म वाली बातें थी, फिलहाल तो ऊपर ही ध्यान देना था। तो बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूं? ये लो, बैटल ऑफ बक्सर 1764 किस लिए इम्पोर्टेंट थी? ईआईसी के लिए। ये था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, टैक्स कलेक्शन मिल गई। नहीं भाई, हाँ हाँ, यही थे। फादर ऑफ कम्युनिज्म, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। कौन था भाई? लॉर्ड मिंटो, फादर ऑफ कम्युनिज्म। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में रिजर्व सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट थे? रिजर्व सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट थे? पुलिस, लैंड एंड रेवेन्यू। पूना एक्ट 1932 का क्या सेटलमेंट था? डिप्रेस्ड क्लासेस, SC/ST को रिजर्व सीट दी गई, लेकिन हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन सी चीज एस्टेब्लिश हुई? ऑब्वियसली भाई, RBI। ये चीज तो भाई किसको नहीं पता होगी। 1935 में RBI फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुई। ये 1935 की बात कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में वाइसरॉय की काउंसिल में कितने इंडियंस नॉमिनेट हुए? 3। वही राजा ऑफ बनारस, फिर आए आपके राजा ऑफ पटियाला, फिर श्री दिनकर राव। कौन सी एक्ट ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया? आई थिंक GOI ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज का प्रोविजन। भाई ये क्वेश्चन है यार, तुमको चाहिए होगा तुम मांग लेना यार एक बार कमेंट सेक्शंस में। मैं तो बहुत अब इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ, मतलब बताओ। रिवीजन टेबल भी पढ़ दूं एक बार? ये देखो, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, GG ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट 1+4 काउंसिल। 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया, GG काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्ट। 1784 पिट इंडिया एक्ट आया, BOC प्लस COD। समझ गए ना? मैं भी नहीं समझा। समझा मैं। मुझे गधा मत समझो।
फिर 1786 आया कॉर्नवालिस एक्ट, इसमें हुआ वीटो पावर प्लस कमांडर इन चीफ। 1793 में आया चार्टर एक्ट, मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई 20 सालों के लिए। और फिर आया 1813 1813 चार्टर एक्ट, इसमें भी आया। फिर इसमें मोनोपोली आई टी, चाइना एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, समझे। फिर आया 1833, इसमें भी चार्टर एक्ट, जीजी ऑफ इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कर दी गई इसमें। फिर आया 1853 ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस ब्लॉक्ड 6+1 काउंसिल 1+6। फिर 1857 में रिवॉल्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई, अबॉलिश्ड हो गई, स्टैब्लिश्ड। फिर देखो 1858 में क्या हुआ, गोल एक्ट, क्राउन रूल वाइसरॉय एसओएस काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर 1861 में क्या हुआ, काउंसिल्स एक्ट, 3 इंडियंस नॉमिनेटेड, बजट डिस्कस। 1861 में यही हुआ। 1892 में क्या हुआ, काउंसिल्स एक्ट, और ज्यादा मेंबर्स आए, रिकमेंडेशन बेसिस ऑफ नॉमिनेशन, रिकमेंडेशन बेसिस नॉमिनेशन। फिर 1909 में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो जी आए, हमारे जो सेपरेट कर गए, इनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म अभी मैंने बोला। फिर 1919 में क्या हुआ, सोचो, मॉन्टलॉग कैल्म्सफोर्ड, इसका नाम एक ही बार आया तो भूलना मत, ये डायरार्की। फिर बाय बायकामेरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शंस, ये सब 1935 पोल एक्ट। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आरबीआई, फेडरल कोर्ट, थ्री लिस्ट 1947 में, तो जानते ही हो, भारत आजाद, खून खून। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट, वही मतलब पार्टीशन, इंडिपेंडेंस और प्रिंसली स्टेट्स ऑप्शन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखो, बताऊं, देखो, वॉरेन हॉस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773। यार ये सब बताने का मन नहीं कर रहा है। बता दूं, बोलो, चलो बता देता हूँ, सुनो ध्यान से, भागना मत। देखो, लॉर्ड वॉरेन, वॉरेन को याद रखो। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रखो, इसने वीटो पाया और कमांडर इन चीफ 1786। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिनेक, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिनेक फर्स्ट गवर्नर थे ये जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, 1833। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय था ये इंडिया का, 1858। लॉर्ड मिंटो, ये तो जानती हो, फादर ऑफ कम्युनलिज्म, 1909। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर, ILM शॉर्ट फॉर्म। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वॉइस रॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सत्येंद्र नाथ टैगोर को जानते हो ना, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, फर्स्ट इंडियन थे जिसने आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया था। रामसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश पीएम, कम्युनल अवार्ड 1932। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी समझो, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिस विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सीजी इन काउंसिल, एसओएस इन काउंसिल। डायरकी, डुअल रूल, ट्रांसफर्ड इंडियन, रिजर्व ब्रिटिश। पहले मतलब डुअल रूल, एक ट्रांसफर्ड जो इंडियन, फिर रिजर्व जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। सेंटर हैवी, मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही कम्युनिटी को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही कम्युनिटी को वोट दे सकते हैं, 1909 से शुरू हुआ था ये। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल को अपने आप रूल करने का फ्रीडम, ठीक, ये 1935 में। फिर फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले का कोर्ट 1947 में एस्टैब्लिश हुआ। बस भाई, इसके बाद वाली क्लास में और मजा आएगा। तुम अगर ये पूरा देख लिए, अब सोचो एक बार,
मैंने इतना बग दिया। अब मुझे तो याद है, मैं बहुत खुशी से कैमरा खोल के बैठा हूँ, अंत में पता चल रहा है बटन ही नहीं प्रेस किया। माइक ही नहीं, मतलब माइक से आवाज ही नहीं आई। तो फिर मैं कैसे देखूंगा अपनी खुद की वीडियो? अच्छा लगता है देखना मुझे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। और रात, भाई कसम से 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं और आज 20 तारीख 7वां महीना 2026 है, और रात के 12 बज रहे हैं और भाई मजा आ रहा है। मतलब इसके बाद में थोड़ा और पढ़ा, मतलब थोड़ा और इसके बारे में जानूंगा। आई एम जस्ट, जैसे देखो, स्टडी, इसका पढ़ने का मोटिव ये नहीं है कि मतलब क्लियर हो जाए यूपीएससी या कुछ, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज की चीजें कितनी कितनी डेटलेस थी, सोचो एक बार। मतलब अगर भाई तुम एक बार चीजों को इन द क्लोजअप देखोगे ना, लाइक यू विल हेट ब्रिटिशर्स। हेट नहीं, तुम भाई जैसे देखते हो ना कि गोरा कलर, अरे इसकी ये आ गया वो, भाई लिटरली हेट करने लग जाओगे उनसे। अभी तो मतलब लगता है, अभी तो यहाँ पे कोई आ जाता है तो साला उसको भगवान मान लेता है ये लोग, लेकिन हेट करने लग जाओगे। खैर, हमारा मोटिव ना हेट करना है ना लव करना है, हमारा मोटिव है चीजों को इन द काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज्ड वे में देखना और समझना। बात खत्म। हमसे नहीं मतलब, मतलब है पर मतलब नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो इस बात पे वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में।